नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। अलवर से फिर एक बार शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां के सिलिसेड लेक की पाल पर एक कार में 24 साल की युवती से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। ये युवती अपने परिजनों के साथ बाइक से अलवर घूमने आई थी। अलवर से सरिस्का की तरफ जाते समय उमरैन के पास उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। युवती को वहीं छोड़ उसके परिजन जब पेट्रोल लाने गए, तभी एक कार में आए दो लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने उसे सिलिसेड लेक की पाल पर ले गए और वहीं कार के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती की ओर से इस वारदात की खबर पुलिस को देने पर पुलिस ने नाकेबंदी कर कार सवार दोनों आरोपियों को बानसूर से गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गैंगरेप का प्रकरण दर्ज हुआ है। महिला ने आरोप लगाया है कि वह अपने परिजन के साथ घूमने सिलिसेड एरिया में गई थी। पेट्रोल खत्म होने की वजह से पेट्रोल लेने उसका परिजन जब दूर चला गया तो दो व्यक्ति आए और उसको गाड़ी में बिठाया और उसके साथ गलत काम किया। ये प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इस पर अनुसंधान जारी है। और इसी खबर पर राजेंद्र प्रसाद शर्मा संवाददाता अलवर हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, बेहद सनसनीखेज ये मामला है। लिफ्ट देने के बहाने जो है वो गैंगरेप किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है राजेंद्र कि जब इस तरीके के पिकनिक स्पॉट होते हैं जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं फैमिलीज के साथ में आप और अपने दोस्तों के साथ में, वहां पर जो है वो पुलिस की मौजूदगी भी बेहद जरूरी होती है। अगर पुलिस वहां पर मौजूद होती है उस पिकनिक स्पॉट पे आसपास में, तो शायद इस तरीके का हादसा ना होता। जी, जिस तरीके का जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके से एक युवती किसी बाइक में पेट्रोल खत्म होने या बाइक खराब होने की स्थिति में लिफ्ट लेती है और लिफ्ट लेने के बाद कार चालक उसे ले जाकर के सिलिसेड जो झील है, लेक पैलेस है, वहां के पाल पर ले जाकर के गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में ही उसके साथ गैंगरेप की घटना की रिपोर्ट युवती ने दर्ज कराई है। पुलिस इस पूरे मामले को संगीन उसे लेते हुए देखते हुए जांच कर रही है। पुलिस का एक दूसरा पक्ष अभी ये भी सामने आ रहा था कि कहीं न कहीं युवती के जो घटनाक्रम हुआ था, जो युवकों के साथ पाल पर झगड़ा की स्थिति हुई थी, उसके कुछ साक्ष्यों को पुलिस जुटा रही है। एफएसएल की टीम से रात को साक्ष्य जुटाए गए हैं। दो जो लोग जो कार में युवती को ले गए थे उन लोगों को नाकाबंदी करा करके बानसूर से पकड़ लिया गया है। पुलिस पूरे मामले पे कहना है कि जो दो आरोपी हैं उनको पुलिस पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन पुलिस की जो कब्जे में है जो दोनों आरोपी हैं, कार को जब्त कर लिया है। एफएसएल की टीम ने देर रात साक्ष्य जुटाए और पूरी टीम घटना स्थल का मौका मुआयना सहित सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी रात भर पुलिस करती रही है। राजेंद्र, उनके परिवार वाले जो कि जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे, उसके बाद में युवती ने जो है वो पीछे से ही हादसा हुआ। युवती ने जो है पुलिस को फोन किया, पकड़ भी लिए गए। परिवार वाले वहां पर पहुंचे, उनकी कोई प्रतिक्रिया आपको सुनने को मिली? काफी मशक्कत के बाद भी जब गए, पीड़िता को पहले पुलिस घटना स्थल के लिए लेकर गई थी, उसके बाद एफएसएल के उसमें तो पीड़िता से जो है वो कोई बात है अभी नहीं हो पाई है। अभी सुबह मेडिकल के लिए अस्पताल लाया जाएगा या पीड़िता को अभी अस्पताल हॉस्पिटल में आती है या थाने आती है तो उससे बात करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बात यह है कि 12 बजे तक तो रात पुलिस इस पूरे मामले की प्रक्रिया में लगी रही। पुलिस किसी को बताने नहीं, लेकिन न्यूज 18 की टीम इस पूरे मामले पर लगी रही और सबसे पहले इस खबर को न्यूज 18 ने ही ब्रेक कर करके पूरे मामले से अभी जनता को, लोग हैं हमारे दर्शक हैं, उनको बताया है किस तरीके से एक अलवर में जो पर्यटक आते हैं, लगातार दुष्कर्म को लेकर के अलवर हमेशा बदनाम रहा है। उस तरीके की एक अलवर के लिए दंश कहा जा सकता है कि बाहर के लोग जो घूमने आते हैं उनके साथ इस तरीके से हादसे होते हैं, तो कहीं न कहीं अलवर के जो पर्यटन स्थल हैं उन पर भी सवाल उठता है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में तो खामियां लगातार सामने आती रहती हैं। अलवर पुलिस भी बदनाम रही है रेप केस और गैंगरेप के मामलों में लापरवाही को लेकर के। लेकिन जिस तरीके का ये वाकया हुआ है उससे कहीं न कहीं टूरिस्ट पॉइंट जो अलवर लगातार बढ़ता जा रहा था, सरिस्का और आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ इस तरीके की घटना होने से कहीं न कहीं पर्यटकों में भी अलवर में सुरक्षा की भावना है वो पनपती दिखाई देगी। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
बारां के मोतीपुरा थर्मल प्लांट में बुधवार की देर रात करीब 1:15 हुए हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए, जबकि 1 मजदूर लापता है। यह हादसा प्लांट नंबर 4 के बॉयलर में लगे इलेक्ट्रो स्पेसिफिकेटर गिरने की वजह से हुआ। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि प्लांट की चौथी इकाई में बिजली उत्पादन के दौरान बॉयलर से निकले राख को अलग करने के दौरान पूरा ढांचा अचानक ढह गया और इस ढांचे के नीचे 4 मजदूर दब गए। 3 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन चौथे मजदूर की तलाश जारी है। और बारह संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, अब तक तलाश जारी है, मजदूर को निकाल लिया गया है या इस मामले को लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल बताना चाहूंगा। करीब रात 1 बजे की यह घटना थी। उसके बाद जो 3 लोगों को तो सुबह 6 बजे तक निकाल लिया गया है, लेकिन एक मजदूर जो है उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी परेशानी बताना चाहूंगा ये आ रही है क्योंकि जब बॉयलर में राख जहाँ जलाया जाता है कोयले को, वहां से गर्म राख इसी कन्वेयर है एक तरह का, इसी कन्वेयर के माध्यम से बाहर निकल जाती है यार्ड में। लेकिन ये जो बीच का हिस्सा था, इसी का हिस्सा गिरा था और ये 4 मजदूर इसी गर्म राख को कि निकल रही है कि नहीं उसको निकालने, क्योंकि बिजली उत्पादन का लगातार प्रेशर है और फुल अपनी जो है उसमें ये बिजली उत्पादन किया जा रहा था। ऐसे में लगातार राख वहां पर जमा हो रही थी, तो इसी राख को निकालने में लगे हुए थे। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो गर्म राख है वो वहां पर परेशानी बनी हुई है। इसी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। मशीनरी से, LNT मशीन जैसी भी मशीनों से जो है गर्म राख को हटा कर देखा जा रहा है। लगातार दमकल की मशीनों से जो है वहां पानी डाला जा रहा है कि किसी तरह राख ठंडी हो और व्यक्ति की तलाश की जाए। तो फिलहाल जो है दीपक मेहता है, भीलवाड़ा नीचा गांव का ये एक मजदूर है, ठेके पर लगा हुआ श्रमिक था, उसकी तलाश जारी है। बाकी 3 जो है झुलसी अवस्था में उनको कोटा भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज अभी जारी है। विपिन, ये कहना बड़ा मुश्किल है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि राख जो है वो गर्म राख है, उसको लगातार रात से हटाया जा रहा है, उसके बाद में मजदूर की तलाश की जा रही है। ऐसे में उसके सही सलामत निकलने की संभावना जो है वो बहुत ना के बराबर हो जाती है। विपिन, बिल्कुल इसीलिए जो है शायद जो गर्म राख और वहाँ का जो मंजर देखकर जो है परिजन वहाँ पास में अभी बैठे हुए हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने परिजन को खो चुके हैं। इसी का डर उनको सता रहा है और यही वहाँ पर जो मौजूद अधिकारी हैं, चाहे वो थर्मल से जुड़े हुए हों, चाहे पुलिस अमला हो, चाहे रेस्क्यू में लगे हुए लोग हों, सभी यही आशंका जता रहे हैं कि किसी तरह उसके शव की तलाश की जाए, क्योंकि बिल्कुल गर्म जो राख है और जो वहाँ मलबा गिरा है लाखों मतलब टन वहाँ से निकलता है। ऐसे में बड़ा स्ट्रक्चर था और राख काफी बड़ी मात्रा में वहाँ थी और वो पूरा कोलैप्स हुआ है। 3 जो भी निकले हैं वो भी इस तरह निकले क्योंकि वो लोहे की साइड में खड़े हुए थे और वो एकदम से बाहर की तरफ फिक गए। इसकी वजह से वो 3 लोग जो है वो तो निकाल लिए गए, अब कहें बच गए, लेकिन एक जो है वो दब गया है जिसका पता नहीं चल रहा है। और फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि तलाश उसकी जल्द से जल्द की जाए। जी विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चूरू की सरदार शहर तहसील से दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया। अज्ञात चोरों ने पलक झपकते स्टाम्प विक्रेता के बैग में रखा 1 लाख कैश और लाखों रुपए के स्टाम्प पार कर लिए। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो स्टाम्प चोर कैद हो गए। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक चोर हाथ में सूटकेस लेकर तेजी से भाग रहा है, जबकि दूसरा फोन पर बात करते हुए साथ में भाग रहा है। दोनों चोर एक ऑटो में बैठकर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। बारां में 2 गुटों में मारपीट हुई। पैसे को लेकर इन दोनों गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। हमले में 2 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में इनको रेफर कर दिया गया। धारदार हथियार से एक दूसरे पर इन्होंने हमला किया।
और ये खबर टोंक के निवाई से मिल रही है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। पथराव में तहसीलदार बाल बाल बच गए। जेसीबी सहित 3 अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। लोदेड़ा गांव के लोगों पर पथराव का आरोप लगा है। ये तस्वीरें हैं जहां पर गांव वालों ने अतिक्रमण के खिलाफ गई टीम का कार्रवाई का विरोध किया। लगभग ग्रामीणों ने यहां पर इनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया। सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। तहसीलदार के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी जान भी बाल बाल बची। अतिक्रमण हटाने की तारीख थी तो गवर्नमेंट प्रशासन अतिक्रमण हटाने गया था, तो मौके पे गया। मौके पे प्रशासन जाने के बाद वहाँ जेसीबी संसाधन आए हमारे, तो जैसे जेसीबी चालू किया तो उसमें अतिक्रमणियों द्वारा हमारे जेसीबी पे और हमारे साधनों की तोड़फोड़ की। प्रशासन के ऊपर भी लाठीबाटा किया। कई प्रशासन अधिकारियों की भी लगी है। आज हर विभाग के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और अब स्थानांतरण उद्योग प्रारंभ हुआ है, बिजली की अव्यवस्थाएं हैं, पीने के पानी की दरें बढ़ा दी पर पीने के पानी का माकूल व्यवस्था नहीं, अतिवृष्टि अल्पवृष्टि से जो नुकसान किसानों का है उसका मुआवजा नहीं, किसानों को सहकारिता के ने जिन्होंने ऋण लिया, ऋण माफ़ी की बात कही, उसमें 22 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी आज जमीन नीलामी की ओर बढ़ रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम कांग्रेस को घेरने का काम आप करेंगे। मानते हैं भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह से एकजुट है? निश्चित तौर पर पूरी पार्टी हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया के साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन अंदरूनी कलह है वो तो खुलकर नहीं, रोजाना सामने आती है। कोई कलह नहीं, थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद कहीं नहीं। गुटबाजी कहीं किसी तरीके बिल्कुल की कोई गुटबाजी नहीं, पूरा प्रतिपक्ष एक है। आज की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगी? उनके पारिवारिक कारणों से शायद वो नहीं रहे। सत्ता पक्ष का कहना है कि साहब जो बीजेपी अपना मुद्दे उठाएंगे विपक्ष, उससे कई ज्यादा मुद्दे उनके पार्टी के अंदरूनी कलह है और वो है उसको लेकर वो उनको जवाब देंगे। जब सदन चलेगा तो सारी चीज सामने आ जाएगी। अपने गिरेबान में झांक कर देखे, अंतर्विरोध आज भी उनका बना हुआ है और आज भी उन्हीं के विधायक ये कह देते हैं कि अगर आपने हमारे कहने से थानेदार और डीवाईएसपी नहीं लगाया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। इस प्रकार की आपाधापी का वातावरण मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। थैंक यू भाई। रोजी आपका तैयारी बनी है और कहा जा रहा है कि एकजुट होकर घेरा जाएगा सत्ता पक्ष को। अभी राजेंद्र जी भी बोल कर गए। तो अब तक तो एकजुट नहीं है। ऑन करो उसको, ऑन करो। वो खुद ही मान रहे हैं कि अब तक एकजुट नहीं है और जो कुछ उनके एकजुटता के बारे में कहें या एकजुटता का जो भ्रम है उसके बारे में जिस तरीके के बम लगातार फूटे जा रहे हैं वो उनकी एकजुटता की पोल खोलते हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का हक उनका है और विरोध करना चाहें विरोध करें, लोकतांत्रिक तरीके से करें, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जनता उनके साथ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जैसे कैलाश मेघवाल की चिट्ठी आई, मैं कई बम है वहाँ, तो कई बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, जहाँ किसी ने गलती से पैर रख दिया वहीं सुरंग फूट पड़ेगी। और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने इन चुनावों में किया, पंचायत चुनावों में, आपको नहीं लगता कि जो बातें करते हैं नीति की लेकिन अनीति वाली बातें? हम तो शुरू से ही कह रहे हैं भाई, हॉर्स ट्रेडिंग इनका काम है। लगातार खरीद फरोख्त, लोकतंत्र को कमजोर करना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। सदन के अंदर भी करती है, सदन के बाहर भी करती है। वो कह रहे हैं आपको लगता है सही विपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस में कहीं ज्यादा है, वहाँ लगातार अंतरकला अभी तक नहीं मिटी। वो तो जो कुछ सामने आ रहा है, जो बम सामने आ रहे हैं, उनसे पता लग रहा है कि कांग्रेस में तो ऐसा कोई बम नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार लेटर बम जो है, एक नया एक आत्मघाती दस्ता जैसे होता है, ऐसे लेटर बम उनमें एक नया उन्होंने एक फंडा दिया है डेमोक्रेसी को।
उनके कई बम है, और मैं कह रहा हूँ सिर्फ बम ही नहीं, उनके बारूदी सुरंगें हैं। विपक्ष सही भूमिका नहीं निभा पा रहा है। हम उम्मीद करके चलते हैं कि अब तक जो नहीं कर पाया विपक्ष, प्रतिपक्ष अपनी भूमिका को सकारात्मक तरीके से सदन के अंदर भी निभाएगा, सदन के बाहर भी निभाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सदन से जल्दी भागेगी, ऐसी आशंका है उन्हें। वो उनका अपराध बोध है, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, और ऐसा सरकार भागेगी नहीं। सरकार आज तक कभी सदन से भागी नहीं है। सदन को नहीं चलने देने का उनका जो इरादा है, उसको उनके द्वारा दिए गए बयान में ये जो इरादा स्पष्ट रूप से झलकता है। तो आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तमाम बड़े नेता विधानसभा पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी आपने सुना कि राजेंद्र राठौड़ ने खास बातचीत करते हुए कहा कि वो विधानसभा के अंदर जो है वो सरकार को घेरेंगे, तमाम तरीके के आरोप लगाए। और इधर से सरकार की तरफ से मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि इन्होंने जगह जगह बारूदी सुरंग बिछा रखी है, जहां ये पैर रखेंगे वहां पर उड़ जाएंगे। बहुत दिलचस्प रहने वाला आज का सत्र। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लवली, दोनों के तेवर, पक्ष और विपक्ष के जो हैं वो बिल्कुल हमलावर है एक दूसरे के साथ। तमाम आरोपों का सामना करना पड़ेगा सरकार को, जैसा कि राजेंद्र राठौड़ ने इशारा किया कि ट्रांसफर उद्योग चला रही है सरकार, और इनके विधायक इस बात पर जो है वो आमादा हैं कि ये पार्टी का साथ छोड़ देंगे अगर थानेदारों के या डीवाईएसपी के तबादले नहीं किए गए। तो ये जो है इनके विधायक धमकी दे रहे हैं। बड़ा आरोप है ये सरकार के ऊपर। और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि अभी तक विपक्ष जो है वो सार्थक भूमिका निभा ही नहीं पाया। क्या कुछ रहने वाला है लवली आज? देखिए आसिफ, बिल्कुल आज की जहां तक कार्रवाई की बात करें तो आज जो है फिलहाल शोकाव्यक्ति का सिलसिला जो है वो यहां पर होगा। जो राज्यपाल हैं कल्याण सिंह, जिनका देहांत हुआ बीते दिनों, उन्हें यहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके अलावा जो है हाँ पक्ष लॉबी के अंदर और नापक्ष के लॉबी के अंदर इस वक्त जो है बैठक जो है भाजपा की जो विपक्ष की बैठक है वो इस वक्त चल रही है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में। साथ साथ में जो प्रभारी हैं अरुण सिंह, जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रभारी अरुण सिंह जो है वो इस बैठक में भाग ले सकते हैं, प्रभारी अरुण सिंह बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। भाजपा के जो अधिकतर विधायक हैं वो इस वक्त नापक्ष लॉबी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर विधायकों की बैठक चल रही है। रणनीति को प्लान किया जा रहा है, किस तरह से सरकार को घेरा जाए, जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें किस तरह से फ्लोर पर लाया जाए, फ्लोर पर जनता की बात को रखा जाए, इस पर यहाँ पर बातचीत चल रही है। साथ साथ में जब शोक व्यक्त किया जाएगा उसके बाद में पीएसी की मीटिंग होगी, कार्य निर्धारण किया जाएगा कि किस तरह से विधानसभा का जो सत्र है उसमें क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है, किन विधेयकों पर चर्चा होने जा रही है, किन चीज़ों पर चर्चा होने जा रही है। ये तमाम कामकाज जो है वो आज तय होगा। फिलहाल आज का दिन जो है वो शोका व्यक्ति के नाम रहेगा। जो कल्याण सिंह हैं पूर्व राज्यपाल, उनके अलावा जो विधायक हैं जिनका देहांत हुआ है बीते दिनों, उन्हें यहाँ पर तमाम जो सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा के वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। साथ साथ में जो है दोनों ही जो हाँ पक्ष और ना पक्ष, यानी राजस्थान की जो सरकार सत्ताधारी जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी रणनीति को तैयार करेगी, किस तरह से फ्लोर पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है, फ्लोर के आरोपों पर किस तरह से प्रत्यारोप करना है। साथ साथ में जो विपक्ष है वो भी अपने रणनीति को पूरी तरह से बनाने में जुटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, हालांकि सियासी लेटर बम जिसे कहा गया था 2 दिन पहले जब एक पत्र आया था पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का, उसके बाद में सियासी हलकों में खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के हलकों में चर्चाएं थी, लेकिन प्रभारी का दौरा हुआ, आलाकमान का संदेश प्रभारी ने जो है कैलाश मेघवाल तक पहुंचाया और अब ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। और आज गुलाब चंद कटारिया उस बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जो लोग पहुंच रहे हैं अभी इस वक्त जो है अरुण सिंह के पहुंचने के अलावा महेश जोशी हैं, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हैं, अपनी अपनी बैठकों में वो लोग भाग ले रहे हैं। दूसरी ओर महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा के इस सत्र को पिछले सत्र के साथ जोड़ा गया है। विधानसभा के इस सत्र में कोशिश ये की जाएगी कि जिस तरह से जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर के सरकार जो विधेयक लाना चाह रही है, सरकार जो कानून नए बनाने जा रही है, उन्हें भी यहाँ पर सामने रखने की जो रणनीति है, जो प्लानिंग है, वो पीएससी की कमेटी में आज तय कर ली जाएगी। बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा सत्र के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरह की फूट नजर आई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में एक दूसरे के प्रति लेटर बम चलाते हुए नजर आए, उसको लेकर के जो रणनीति थी कैलाश मेघवाल की, ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है लवली, ये जो लेटर बम है। और जब भी विपक्ष से इस लेटर बम पे सवाल पूछा जाता है तो विपक्ष का ये कहना है कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है,
अभी अभी राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। अब अपने लेटर बम से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी अंदरूनी हालत भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये जो मामले हैं, चाहे लेटर बम का हो या कांग्रेस की तरफ से उनके अंदरूनी हालात हो, दोनों ही जो है वो एक दूसरे पर इसी बात को लेकर आरोप लगाएंगे। लवली, आज देखिए, बिल्कुल लेटर बम को लेकर के जहां तक बातचीत हुई, भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल के लिए माहिर मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मसले को डैमेज कंट्रोल किया जाए। मगर अब बात निकली है तो दूर तक पहुंचे और उसके बाद में आलाकमान का संदेश लेकर के अरुण सिंह का दौरा, हालांकि अरुण सिंह का दौरा पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन वो एक दिन पहले यहां पर पहुंचे। उसके बाद में कैलाश मेघवाल को तलब किया गया और तमाम चीजों पर विस्तृत रूप से मंथन के बाद में बंद कमरे में कैलाश मेघवाल की राय को आलाकमान तक पहुंचाने के लिए अरुण सिंह ने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया और उसका नतीजा है कि आलाकमान के निर्देश पर आज भाजपा का जो विधायक दल है उसकी बैठक में राजस्थान के प्रभारी का मौजूद होना। आमतौर पर पिछले सत्र के दौरान ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जिस तरह की सियासत नजर आ रही है, बार बार कांग्रेस ये काउंटर कर रही है कि सीएम के 6 से 7 फेसेस राजस्थान के अंदर जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, अपनी अपनी सीएम के लिए अपनी अपनी जमीन को तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आलाकमान चाहता है कि कांग्रेस को किस तरह से जवाब दिया जाए, उस पर यहाँ पर डिसीजन करने की बात हो रही है। फ्लोर पर किस तरह से जनता के मुद्दों को उठाया जाए, उस पर यहाँ पर बात होगी। बड़ी बात यह है आसिफ कि दोनों ही पार्टियों के अंदर जो है गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले वेद प्रकाश सोलंकी को लेकर के कांग्रेस के लोग जो है वो बयानबाजी करते हैं, जिला प्रमुख के लोग करके, यानी विधानसभा का जो सत्र होता है उससे पहले पक्ष विपक्ष को लेकर के जरूर काउंटर और बयानबाजी करता हुआ नजर आता है, लेकिन ऐसा पहली बार होता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान विधानसभा के इतिहास में जब दोनों ही पार्टियों की जो गुटबाजी है वो विधानसभा सत्र से ठीक पहले देखने को मिली है। और इस दौरान जब दोनों ही दल जो हैं वो एकजुट नजर आते थे, दोनों ही दलों को एकजुट करने के लिए आलाकमान को बीच में आना पड़ा है, हस्तक्षेप करना पड़ा है। एआईसीसी ने भी अपनी रिपोर्ट मांगी है जयपुर जिला प्रमुख को लेकर के, कल गोविंद सिंह डोटासरा ने वो रिपोर्ट भी जो है एआईसीसी को भेजी है। ऐसे में देखिए कि दोनों ही पार्टियों के अंदर जो बारूद की सुरंग की बात हो रही है, ये सुरंग शायद दोनों ही पार्टियों के बीच में बिछी हुई है, कहीं पर कब ब्लास्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी जिस तरह से जो सियासत के अंदर जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं कैलाश मेघवाल, उनका जब पत्र वायरल हुआ उसके बाद में इस बात को देखा गया कि किस तरह से यहाँ पर डैमेज कंट्रोल किया जाए। और शायद अरुण सिंह का दौरा, अरुण सिंह का बैठक में मौजूद होना भी इन सभी बातों का संदेश देता है कि अब शायद भारतीय जनता पार्टी शायद जनता के मुद्दों पर विपक्ष की सही भूमिका जो है वो फ्लोर पर निभाने की कोशिश जो है वो करती हुई नजर आएगी, बजाय इस बात के कि मुख्यमंत्री कौन होगा, भविष्य का मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन नहीं होगा की तर्ज पर। जी लवली, फिर से लौटूंगा आपके पास में। दिनेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, कितना मुश्किल सत्र रहने वाला है सरकार के लिए, क्योंकि विपक्ष जो है वो बैठक करके पूरी तैयारी के साथ जो है वो आज सत्र में पहुंचा है। तमाम मुद्दे उनके पास, कानून व्यवस्था से लेकर जो है वो कांग्रेस पर अंदरूनी हालात पर हमला करने से लेकर और तमाम जो है वो पॉइंट्स के साथ में विपक्ष जो है वो अंदर घुसा है। अब आप ये बताइए कि सरकार कितनी तैयार है विपक्ष के हमले झेलने के लिए? बिल्कुल आसिफ, सही कहा आपने। सत्र तो क्योंकि हंगामेदार रहने वाला है, भाजपा जिस तरह की तैयारी कर रही है, विधायक दल की बैठक अभी चल रही है और उसमें पूरी रणनीति तैयार की जा रही है कि सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जा सकता है। खासतौर से अपराध जो बढ़ रहे हैं उसका मुद्दा छाया रहेगा, किसानों का मुद्दा छाया रहेगा। इन सब विषयों पर जो है वो भाजपा घेरेगी। और सरकार की तैयारी की अगर बात करें तो सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है जवाब देने के लिए। जैसे ही भाजपा मुद्दे उठाएगी तो अभी हाल ही में क्योंकि भाजपा में लेटर बम का कांड हुआ है तो कांग्रेस की ओर से उस तरह के तीर जो है भाजपा पर छोड़ दिए जाएंगे। तो सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है माकूल जवाब देने के लिए। ये सत्र क्योंकि कंटिन्यूएशन में है इसलिए सत्र बहुत ज़्यादा लंबा चलने की उम्मीद नहीं है। ये माना जा रहा है कि 3 से 5 बैठकें इस सत्र में होगी। हालांकि कामकाज जो है आज जब कार्य सलाहकार समिति की बैठक जब हो जाएगी उसमें कामकाज तय होगा कि आगे किस तरीके से सदन चलेगा। आज पहले दिन की अगर बात करें आसिफ, तो आज सबसे पहले शोकाभिव्यक्ति होगी। जो भी दिवंगत हुए हैं पिछले दिनों में उन लोगों को श्रद्धांजलि सदन में दी जाएगी। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जो है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो रहे जगन्नाथ पहाड़िया उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा जो आकाशीय बिजली गिरने से घटनाएं हुई थी और कई लोगों की जान उसमें गई थी, उन लोगों को श्रद्धांजलि सदन में दी जाएगी। और इसके साथ ही कई गणमान्य लोग जो है पिछले दिनों में दिवंगत हुए हैं उन सभी आत्माओं को जो है वो सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद में आज 4 जो बिल हैं वो सदन में रखे जाएंगे। सदन के पटल पे उनकी अगर बात की जाए तो
इनमें राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक है जो आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक ये भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। राजस्थान विधिया संशोधन विधेयक और राजस्थान राज्यपथ परिवहन सेवा संशोधन विधेयक, तो ये 4 विधेयक जो है वो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जिन्हें आगामी दिनों में चर्चा करके पारित किया जाएगा। इसके साथ ही अगर इस पूरे सत्र की बात करें तो तकरीबन आधा दर्जन बिल जो है वो सरकार लेकर आ सकती है, उसकी पूरी तैयारी है। और ये सत्र जो बुलाया गया है खासतौर से उन्हीं बिलों को पारित करवाने के लिए बुलाया गया है, तो पूरी तैयारी है और बहुत ज़्यादा लंबा सत्र चलने की उम्मीद नहीं है। जैसा हमारी बात हुई अभी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी से, उन्होंने भी यही कहा है कि कई महत्वपूर्ण बिल जो है वो जनता को राहत देने के लिए सत्र में लाए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये सत्र रहने वाला है। हमारे दोनों साथी हमारे साथ लगातार बने हुए, अपने दर्शकों को बता दें कि विपक्ष में विधायक दल की ये बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद अरुण सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो इस समय कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के विधायक इस समय एक जगह इकट्ठा हैं और एक बार फिर से विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले एक रणनीति को अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। कौन कौन से मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर हमलावर होना है, कौन कौन से सवाल सरकार से पूछे जाने हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। प्रदेश प्रभारी बीजेपी के यहां पर जो हैं वो अरुण सिंह कल दिल्ली से यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहां पर मौजूद है। राजेंद्र राठौड़ जो है वो वरिष्ठ नेता बीजेपी यहां पर इन सबको लीड करते हुए तमाम रणनीति को यहां पर जो है वो साझा करते हुए कि किस तरीके से सरकार को आज जो है वो सत्र के दौरान सवाल पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो सत्र है वो बहुत दिलचस्प रहने वाला है। सरकार जो है वो बहुत सारे ऐसे बिल लेकर आने वाली है जो सत्र में पास करवाना चाहेगी और इधर से विपक्ष जो है वो हमलावर रहेगा, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर मसला हो या दूसरे सवाल हो, वो सरकार से पूछे जाएंगे। ऐसे में दिनेश, एक बार मैं फिर से आपके पास आता हूं। जब इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो पहला सवाल तो ये कि लेटर बम की चर्चा जरूर होगी इस सत्र के अंदर। अगर सरकार जो है वो विपक्ष पर लेटर बम पर हमला करती है, तो विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि सरकार के कौन से अंदरूनी हालात बेहतर हैं जो वो लेटर बम पर बात कर रही है। दिनेश, बिल्कुल सही कहा आसिफ आपने। कमजोरियां क्योंकि दोनों पक्ष में है और यही जो है इन्हीं कमजोरियों को एक दूसरे पक्ष के लोग जो है वो अपनी मजबूती के तौर पर देख रहे हैं। भाजपा ये चाहती है कि कांग्रेस को जो है वो जिस तरह के बयानबाजियां चल रही है कांग्रेस में उन पर घेरा जाए। इसके साथ ही अपराधों का मुद्दा लगातार भाजपा उठा रही है कि उस मुद्दे पर घेरा जाए, लेकिन कांग्रेस के पास भी कुछ कमजोर कड़ियां हैं भाजपा की जो वो सीधे तौर पर उसे जो है वो पिंच जो है वो करेगी। और अभी हाल ही में क्योंकि लेटर बम का मामला हुआ है तो वो जरूर उठेगा। और भाजपा की अंदरूनी कलह जिस तरीके से सामने आ रही है, कांग्रेस ये लगातार कहती आ रही है कि भाजपा जो है वो झगड़ रही है, आपस में टूटी हुई है, बिखरी हुई है। इसके साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और वो आपस में जो है वो झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी ये चाहते हैं कि जैसे तैसे जो है मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा जाए। इसके साथ ही अभी हाल ही में क्योंकि जयपुर जिला प्रमुख का हमने चुनाव देखा, वहां पर किस तरीके से भाजपा ने कांग्रेस के 2 लोगों को अपने साथ में किया और उसके बाद पूरा बहुमत कांग्रेस का होते हुए भी जो है वो भाजपा ने जो है वो अपना जिला प्रमुख बनाया। तो इस पर कांग्रेस जो है वो आड़े हाथों ले सकती है। कांग्रेस ये कहेगी सीधे तौर पर कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है भाजपा कर रही है और पहले भी आरोप लगते रहे हैं भाजपा पर। तो कांग्रेस जो है इन मुद्दों के जरिए भाजपा को जो है वो भाजपा की भाषा में ही जवाब देने का प्रयास करेगी। आसिफ, ठीक है। लवली, जब इतने आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा तो ऐसे में जो बिल सरकार लेकर आ रही है जिनको पास करवाना इस सत्र के अंदर, उन पर जो है वो खतरे की तलवार लटकेगी। लवली, देखिए बिल्कुल हंगामेदार यहाँ पर सत्र होने की पूरी उम्मीद है और सरकार की ओर से भी सरकार की बात को रखने के लिए, सरकार की कमान को संभालने के लिए सरकार के सेनापति के तौर पर महेश जोशी और शांति धारीवाल यहाँ पर मौजूद रहेंगे फ्लोर पर मैनेजमेंट के लिए। और जिस तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं अभी सत्र से ठीक पहले जो बयान आपने जिक्र किया राजेंद्र राठौड़ की, चाहे हम बात करें चाहे हम महेश जोशी की बात करें, दोनों ही कम पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन बदस्तूर बात यह है कि जनता के मुद्दों पर क्या बात होगी इस विधानसभा के सत्र में। क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई नतीजा निकलेगा? क्या जनता से जुड़े हुए जो कानून आने हैं, जिन चीज़ों पर चर्चा की जानी है, क्या उन पर भी बात होगी? क्योंकि इन तमाम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में
जनता का हाथ होता है, जनता के मतों से ही ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और अगर यहाँ पर सत्र के समय को बेवजह खराब किया जाता है आरोप प्रत्यारोप के बीच में, तो जाहिर तौर पर जनता का धन, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा और जनता का समय दोनों ही यहाँ पर खराब होता है। राजनीति करने के लिए विधानसभा के बाहर का फ्लोर बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता के मुद्दों पर यहाँ पर बात होगी, जनता की समस्याओं पर यहाँ पर बात होगी। कोरोना का काल है, कई लोग जो हैं अपने घर परिवार के लोगों की जान गंवा चुके हैं, कई लोग, कई बड़े बड़े नेता जो हैं, कई विधायक जो हैं वो भी अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि किस तरह से खास तौर पर इस सत्र पर अगर नजर डाली जाए तो राजस्थान बिल्कुल लवली जो है वो नजर बनाए रखिएगा। आज के सत्र में क्या कुछ रहने वाला है, पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो सत्र है बहुत हंगामा खेज रहने वाला है। आप दोनों साथियों का तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।